कैपिटल है, देश की राजधानी है, वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा स्लम्स है इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। आपको पता ही होगा, इतना आप जानते होंगे फैक्ट। और दूसरी बात ये कि फैक्ट जानते होंगे सर आप, बिकॉज ऑफ यू आर अ पॉलिटिकल लीडर। और दूसरे ये कि सर इकोनॉमिक कैपिटल हमारी मुंबई, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्लम्स हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप आगे जाके हो सकता है बहुत बड़े मंत्री बने और भी बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर मतलब अपने तर्क रखें, अपने विचार रखें। तो मुंबई और दिल्ली में आने वाले दिनों में मुझे और बड़े पद में पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, बिना हमारे पहुंचे ही वो सब ठीक हो जाएगा। मीडिया के छात्र मौजूद हैं। कहा जाता है कि मीडिया पर सरकार का दबाव होता है और आप जनसंपर्क मंत्री भी रहे, क्या ये ऐसा होता है? बहुत बहुत धन्यवाद अखंड जी, और आप सभी तमाम श्रोता विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत तन्मयता के साथ तमाम अतिथियों को सुना, समझा। अब आपके अंदर जो जिज्ञासाएं हैं उन्हें शांत करने के लिए इस संवाद सत्र का आयोजन हो रहा है। मैं तमाम आप सभी से बिना किसी भूमिका के अनुरोध करूंगा, सभी छात्रों से, कि आपके मन में जो भी जिज्ञासा हो, आपने सभी को सुना है, संजय सर को भी सुना, कुलगुरु को भी सुना, उप मुख्यमंत्री जी को सुना। आपके मन में जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं अपने स्थान पे खड़े होकर। सत्र और विषय से जुड़े इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सुनील सिंह जी के पास माइक है, अखंड जी के पास माइक है। यदि किसी को सवाल पूछने हैं तो कृपया अपने स्थान में खड़े हो जाएं, माइक उन तक पहुंच जाएगा। अपना नाम और फिर अतिथि का नाम और सवाल। जी, मंचासीन सभी अतिथियों का मैं सादर प्रणाम करता हूं। मेरा नाम कार्तिकेय दुबे है, मैं MA MC फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूं। सर, मेरा क्वेश्चन यह है कि हम पत्रकारिता वो देख चुके हैं जिस पत्रकारिता से और पत्रकारों के कलम से क्रांति हुआ करती थी, जिसका उदाहरण स्वयं हमारे प्रेरणा स्रोत श्री पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, जिन्होंने प्रभा और कर्मवीर जैसी पत्रिकाएं लिखकर उस समय के क्रांतिकारियों के अंदर जो ज्वाला भरी थी। लेकिन जो समय आगे आया है, जैसा कि आदरणीय श्री कृष्ण मोहन मिश्र सर ने बताया कि जो उस समय बताया गया कि कराची पे हमला हो चुका है, हम देख रहे हैं कि जो भी विश्वसनीयता है वो मीडिया की हो या पत्रकारों की हो, वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो हम जब इस परिसर से निकलकर एक पत्रकार बनेंगे तो किन नए आयामों को रचेंगे जिससे कि हम उस विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। जी, ये कृष्ण मोहन सर से है ये सवाल, और अखंड जी कृपया माइक उन तक पहुंचाएं। हेलो। देखिए, पत्रकारिता की विश्वसनीयता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा कहा जाता है कि फैक्ट्स आर सेक्रेड। जो भी तथ्य हैं उनमें कभी छेड़छाड़ नहीं हो सकती, उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ का प्रश्न ही नहीं होता है। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो किया चैनल्स ने, उसमें पत्रकारिता को तो निश्चित तौर पर नुकसान हुआ। नैरेटिव ज़रूर एक बना, उससे फ़ायदा फौज को हुआ, देश को हुआ, लेकिन पत्रकारिता के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आप इतनी ज़्यादा गलत खबरें चलाएं जिनका कोई सर पैर नहीं है। और दरअसल वो 9 और 10 की जो दरमियानी रात हुआ, उसने भारत में पत्रकारिता को तो बहुत डेंट पहुंचाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं, अगर आप कोई नाजुक चीज़ें कवर करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कवर करते हैं, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कई बार आपके सामने ऐसी स्थितियां आती हैं कि ये सच है, लेकिन अगर इसको ऐसे कहो तो बेहतर रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा कुछ नहीं था। वो जो कुछ हुआ वो बहुत गलत था, हर तरह से गलत था, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि देश हित में आपको थोड़ा बहुत कि ये सच तो ये है, लेकिन अगर इस सच को ऐसे कहा जाए
तो शायद बेहतर रहेगा। तो ऐसी स्थितियाँ आती हैं, पर आमतौर पे आपको हर स्थिति में तटस्थ रहना है और तथ्य हर हालत में मेंटेन करने हैं। फैक्ट्स से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि उससे आप अपना व्यक्तिगत जो आपका व्यावसायिक साख है उसे भी आप चोट पहुंचा रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ेंगे उसे भी चोट पहुंचाएंगे। तो इसलिए आप तथ्यों से तो बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें। कोशिश हमेशा ये रहेगी कि उनको कई बार जांच लें, एक बार दो बार गलती हो जाती है तो इसलिए उनको कई बार चेक और रीचेक करें। कई बार आपको जो इन्फॉर्मेशन फीड की जाती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फीड कर रही है, वो अपने हिसाब से चीज़ें वो अपना नैरेटिव कई बार करती है। आपको हमेशा उसको देखना पड़ेगा कि आप किसी के नैरेटिव के लिए मोहरे ना बने, तो आपको कई बार जांचना पड़ेगा और तथ्य किसी भी स्थिति में आप उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, देखना पड़ेगा आपको हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल हमारे बीच उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन हमारे बीच बैठे हैं, आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं। ये बड़ी गर्व की बात है कि वो पूरा मंच जो है आप बैठकर आपको सवाल पूछने का मौका दे रहा है और हम सब अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। जी माननीय मुख्य अतिथि जी, मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं BCA फर्स्ट सेम की छात्रा रूपाली मिश्रा हूँ। मेरा प्रश्न है कि क्या प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया का हाइब्रिड लॉन्ग टर्म में सार्थक होगा और दोनों मीडियम्स एक साथ काम कर सकते हैं? ये मेरा प्रश्न है डॉक्टर संजय पांडे सर से। धन्यवाद। क्या नाम बताया बेटा आपने? रूपाली। तो देखो ऐसा है कि सभी मीडिया एक दूसरे के पूरक हैं। आज भी ऐसा नहीं है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक अलग अलग कर रहे हैं, मोटे तौर पर जो सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए। लेकिन जो मुख्य थीम है, जो मुख्य सिद्धांत है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एकदम अलग है और प्रिंट मीडिया का वो अलग है। मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास एकदम तेजी के साथ समाचार अपडेट करने के लिए एक कंपटीशन होता है। उनका जो विज्ञापन है, उनका जो बिजनेस है, उनका सारा जो मतलब जितना भी उनका वो एम होता है, टारगेट होता है, वो फास्ट न्यूज़ का होता है। हमारा क्या होता है कि हम क्यूरेट करते हैं, हम उनको देखते हैं, संपादित करते हैं। हमारे कई लेयर होते हैं। पहले रिपोर्टर के पास आती है कॉपी, फिर चीफ रिपोर्टर के पास कॉपी जाती है, फिर डेस्क के पास कॉपी जाती है, तो सब एडिटर के पास, वो फिर इसके बाद चीफ एडिटर के पास कॉपी जाती है, इसके बाद न्यूज़ एडिटर उसको देखता है। बहुत ज़्यादा उलझी हुई कॉपी हुई, कॉम्प्लिकेटेड मैटर हुआ तो वो फिर उसके एडिटर के पास कॉपी जाती है। तो प्रिंट मीडिया में बहुत सारी चीज़ें लगातार चेक करके, छानबीन करके एकदम परफेक्ट दी जाती हैं। उसमें कभी मतलब ज़्यादा वो नहीं, जब तक कि कोई ऐसा, देखो हर तरह के संस्थान होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उस तरह की खबरें करके, और आपको पता है, हम सबको पता है, वो गलत तरीके से धनार्जन करते हैं। लेकिन जो बड़े मीडिया संस्थान होते हैं वो इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं, वो खबर को उनके एडिटर पूरी तरह से छानबीन करके लोगों के सामने पेश करते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो प्रिंट मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, प्रिंट मीडिया का जो भरोसा है, वो कभी कोई दूसरा मीडिया हासिल नहीं कर सकता है। मैंने सुबह भी आपसे कहा था कि आज की तारीख में बड़े से बड़े हमारे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं यहाँ पे, बड़े और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, जब भी लोकसभा में, विधानसभा में किसी भी मुद्दे को उठाते हैं, बात करते हैं, तो कई बार तो अखबार भी दिखाते हैं और कई बार कहते हैं अखबारों में ऐसा छपा है। ये नहीं कहते टीवी चैनल में ऐसा चला है। तो टीवी चैनल तो चलता रहता है, चलती का नाम गाड़ी है। और ये क्या है कि शान की सवारी है, ये शाही सवारी है। ये इसमें आदमी ठाठ से बैठता है और सीना ठोंक के, दम ठोंक के बैठता है। हम जो लिख रहे हैं वो सही है, क्योंकि हमको इसको 10 बार चेक किया है। और मैंने कहा, खुद भी कहा कि मैं जब एडिटर, इतने 22-23 सालों से एडिटर रहा मैं, तो मैं अपने रिपोर्टर से कहता था कि तुम खबर चूक जाओगे, मुझे मंजूर है, हमारे अखबार में खबर मिस हो जाए मंजूर है, गलत नहीं छपनी चाहिए। एक खबर गलत छपी, वो अखबार हमेशा संदेह के दायरे में आ जाता है। और जिसके बारे में, जिस समूह के बारे में, जिस संगठन के बारे में, जिस पार्टी के बारे में खबर छपी, उस पार्टी के नज़र से वो अखबार गिर जाता है कि साहब ये लोग क्या करते हैं कि सब अनशन छापते हैं। लेकिन अगर सही खबर छापी है, मान लो मैं थोड़ी देर के लिए कोई पॉलिटिशियन हूँ या कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट हूँ, मेरे खिलाफ कोई खबर छपी है और मैंने गलती की है, तो मैं 4 लोगों के बीच में गलत कहूँगा, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहेगी नहीं, खबर सही छापी है, और वो डरेगा सामने वाली मीडिया से।
है ना। तो इसलिए आप इस मामले में निश्चिंत रहें, मतलब प्रिंट मीडिया की बराबरी कर पाना इतना आसान काम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर सर ने उस अंदाज में उस जवाब को दिया है जिस अंदाज में वो सवाल पूछा गया है, और निश्चित तौर पर सर खुद रीवा से हैं और सवाल पूछने वाली छात्रा भी रीवा से है। तो कहते हैं ना, भाषाएं जब एक साथ मिल जाती है तो एक संवाद संपूर्ण होता है। अगला सवाल यदि जी हाँ। सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित जनों को मेरा नमस्कार। मेरा सबसे पहले तो केवल डिग्री नहीं होनी चाहिए, डिग्री तो बहुत लोगों के पास होती है। मैंने कहा कि 360 डिग्री पर देखने की दृष्टि होना चाहिए, ठीक है, तो आप अच्छे टीचर हो पाएंगे। डिग्री आपको टीचर बना देगी। डिग्री जो भी पीएचडी आवश्यक है, मास्टर डिग्री अच्छी क्वालिफाई की हो आपने, फिर किसी अच्छे मीडिया टॉपिक पे आपने पीएचडी की हो, कुछ साल कहीं पढ़ाया हो अस्थायी तौर पर, फिर कहीं आपको टीचिंग का अवसर विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में मिलेगा। मीडिया टीचिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैंने आते से ही जो बात की, क्योंकि मैं सीधा न्यूज़ रूम से क्लासरूम में आया, मैं न्यूज़ रूम से क्लासरूम में आया जब मैं वीसी बना, तो जो मेरा अनुभव है वो ये है कि न्यूज़ रूम और क्लासरूम के बीच में एक बड़ा गैप है देश के अंदर। मीडिया के क्लासरूम में क्या पढ़ाई हो रही है, न्यूज़ रूम में किस टेम्परेचर पे काम हो रहा है, वहाँ क्या हार्ट बीट चल रही हैं जब एक एक हेडलाइन तय हो रही हैं, अखबार छपने वाला है, दिन भर की मेहनत, रात के 10 बजे फाइनल एडिशन तैयार कर रहे हैं और अचानक से पता चलता है कि साहब श्रीदेवी की डेथ हो गई है कहीं पे होटल में बाहर रात को। तो दिन भर की पूरी 50 लोगों की मेहनत 1 सेकंड में खराब हो जाती है, फिर उसमें लग जाते हैं आप और आपके पास केवल 15 मिनट हैं। तो न्यूज़ रूम में किस टेम्परेचर पे लोग काम करते हैं, कितने कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, और क्लासरूम टीचिंग एक अलग आइलैंड पे चल रही हैं। क्लासरूम टीचिंग एक अलग टापू पे है और न्यूज़ रूम का काम एक अलग टापू पे है। एक अच्छा क्लास टीचर न्यूज़ रूम की सारी ज़रूरतों से भी वाकिफ़ होना चाहिए। इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी में आने के बाद में अपने सारे क्लास टीचर्स को ये अनिवार्य किया है कि वो न्यूज़ रूम से अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाएं, रोज़ जाया करें, कभी हफ्ते में जाएं, सारे एडिटर आपको जानें, आप जाएं कि प्राइम टाइम के अंदर शाम को 7 से 9 के बीच में न्यूज़ रूम में कैसे काम कर रहे हैं लोग, आपके ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट कैसे काम कर रहे हैं। तो वो एक स्पिरिट आपके भीतर अगर होगी तो आप बहुत अच्छे टीचर बनेंगे। अन्यथा डिग्री लेके टीचर तो बन जाएंगे, अंदर तो आ जाएंगे, लेकिन आपकी कोई छाप नहीं बन पाएगी, रिटायर होकर घर बैठ जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलगुरु के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन हम सबके लिए प्रेरणा के रूप में है। पूछे। मैं सर के सपोर्ट में एक बात आपको बता रहा हूँ, अपने ऊपर बीती हुई। आपको याद होगा कि जब अमेरिका के ट्विन टावर में हमला हुआ, वो खबर इंडियन टाइम में करीब करीब 8:15-20 में आई। उन दिनों में चंडीगढ़ में था। उस दिन मुलायम सिंह जी की पार्टी के सारे विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दिया था विरोध करते हुए। तो वो बैनर हेडलाइन थी पूरी, मतलब बैनर हेडलाइन आप समझ रहे हो ना, पूरे अखबार के ऊपर के 8 कॉलम में 7 कॉलम उन्होंने कवर कर रखा था, पहला कॉलम छोड़ के आधे पेज की। इतनी बड़ी खबर थी देश की। 8:15 बजे खबर आई वो कि ट्विन टावर में हमला हुआ। तो वो खबर ऐसे गायब हुई कि 7वें पेज में जाके इतनी सी बन गई, वो डबल कॉलम 2.5 कॉलम खबर। तो जो टेम्परेचर होता है ना रूम, वो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, मतलब अपने पढ़ाई के दौरान और अपने काम के दौरान। तो ये लाइफ का एक व्यवहारिक उदाहरण है। ये काम के दौरान भी आता है, ये जीवन में भी आता है कि पता नहीं कौन सी बात कैसे हुई, उसको किस तरफ रखना है, और जो प्रायोरिटी है सबसे पहले उसको देखना है। धन्यवाद। पूछे, आप अपना सवाल पूछे। इस सभागार में उपस्थित सभी को प्रणाम। मेरा नाम हर्ष भारद्वाज और मेरा प्रश्न उप मुख्यमंत्री महोदय से है। सर, हम सब ज़्यादातर यहाँ पर मीडिया के छात्र मौजूद हैं। कहा जाता है कि मीडिया पर सरकार का दबाव होता है और आप जनसंपर्क मंत्री भी रहे, क्या ये ऐसा होता है? असल में जो जिस चेयर पे होता है और जिसके पास थोड़ी भी ताकत आ जाती है, तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो उस ताकत का सदुपयोग करे बेहतरी के लिए, और या उसका दुरुपयोग करे दबाव बनाने के लिए और अपना नाजायज़ काम करने के लिए। तो ये सिर्फ राजनीति और पत्रकारिता के ही क्षेत्र में नहीं है, ये हर क्षेत्र में है। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है। तो यदि शिक्षा के साथ संस्कार होगा तो
बड़े पद पर पहुंचने वाला, चाहे वो राजनीति में पहुंचे, चाहे वो मीडिया में पहुंचे, क्योंकि ये तो वाइस वर्सा है। कभी कभी जैसा संजय जी ने बताया ना कि कुछ पत्रकार ऐसे भी होते हैं, मीडिया हाउस ऐसे भी होते हैं जो अलग इस प्रकार से धनार्जन करने के प्रयास को लेके, और यदि कहीं कोई गड़बड़ हुआ है तो वो उनके लिए दबाव बनाने का एक माध्यम बन जाता है। तो हम दबाव बनाने के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में जा रहे हैं या अखबार चला रहे हैं कि हम सुधार के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में जा रहे हैं और अखबार चला रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र को हमें वरदान बनाना है सबको मिलके। ये लोकतंत्र लंबे संघर्ष के बाद हमको मिला है और यही लोकतंत्र के दम पर हम इस देश को फिर से सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन अब तो सोने का शेर बनाने की बात हो रही है कि इस देश को सोने की चिड़िया बनाने से काम नहीं चलेगा, सोने का शेर बनाना पड़ेगा। हमारे अंदर वो क्षमता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि विधायिका भी अच्छे से काम करे, कार्यपालिका भी अच्छे से काम करे, न्यायपालिका भी अच्छे से काम करे और पत्रकारिता भी अच्छे से काम करे। बहुत बड़ा स्तंभ है ये पत्रकारिता, ये कोई छोटा रोल नहीं है। तो इसलिए जब हम नैतिकता के आधार पर अपने अपने प्रोफेशन में काम करते हैं तो फिर सरकार भी उसको तवज्जो देती है, क्योंकि विश्वसनीयता का कोई दूसरा तोड़ नहीं है ईमानदारी का। और इसलिए फिर वो जो आपने कहा ना कि मीडिया हाउस में दबाव सरकारों का रहता है, वो तो जब हमारी कहीं कमजोरी होगी तो उसका दबाव रहता है। यदि हमारा काम सही है तो कोई दबाव नहीं है और बिना दबाव के ही आपका सारा काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सारगर्भित तरीके से शायद उप मुख्यमंत्री ने आपको जवाब दिया है। और निश्चित तौर पर माइक दीजिएगा सुनील सर, ये आगे वाइज रूम है। सर, मैं ऐश्वर्या श्रीवास्तव हूँ उत्तर प्रदेश से और मैं BAMC में अभी एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में। मेरा प्रश्न माननीय उप मुख्यमंत्री जी से है और मेरा 2 प्रश्न हैं। सर, पहला प्रश्न ये है, क्योंकि जैसा कहा हर्ष भैया ने, आप जनसंपर्क मंत्री रहे हैं, तो कभी कभी जब आप भी न्यूज़ देखते होंगे या फिर डिबेट्स देखते होंगे, और कभी कभी जो धर्म के ऊपर जो डिबेट्स होते हैं उसमें अक्सर लोग कहीं कितना हद तक आगे, मतलब कह सकते हैं कि गिर जाते हैं या फिर इतना गंदा वर्ड यूज़ कर लेते हैं, अब्यूजेस मोस्टली यूज़ करते हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसे डिबेट्स होने चाहिए जो किसी को एकदम नीचा दिखाने के लिए हो, किसी को पीछे फील कराने के लिए हो? और मेरा दूसरा प्रश्न सर ये है, आपने बात की है इकोनॉमिक की, मतलब कि जो इंडिया है वो मतलब टॉप 4 इकोनॉमिक में से इकोनॉमिकली आ गया है, लेकिन अभी भी मेरा एक मेरे अंदर कंफ्यूजन है कि इतनी बड़ी इकोनॉमिक कंट्री होने के बावजूद दिल्ली जैसे, जो कि देश का कैपिटल है, देश की राजधानी है, वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा स्लम्स है इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। आपको पता ही होगा, इतना आप जानते होंगे फैक्ट। और दूसरी बात ये कि फैक्ट जानते होंगे सर आप, बिकॉज ऑफ यू आर अ पॉलिटिकल लीडर। और दूसरे ये कि सर इकोनॉमिक कैपिटल हमारी मुंबई, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्लम्स हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप आगे जाके हो सकता है बहुत बड़े मंत्री बने और भी बहुत बड़ी बड़ी जगह पर मतलब अपने तर्क रखें, अपने विचार रखें। पहले सवाल का जवाब तो बहुत सीधा है कि जो टॉक शोज होते हैं उसमें एब्यूज़ का उपयोग जो लोग करते हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि पूरा देश उनको देख रहा होता है और कितनी छवि उनकी ख़राब होती है। टॉक शो में जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना टॉक शो में जाके आप किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यदि आप निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करेंगे तो जिसके खिलाफ आप कर रहे हैं उसका कोई नुकसान नहीं होता है, जो व्यक्ति करता है उसका नुकसान होता है। आसमान की ओर मुँह करके थूकने पर क्या आसमान का नुकसान होता है क्या? किसका मुंह खराब होता है?
तो उसी के मुंह पे आ जाता है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल ही अमर्यादित और व्यवहार करना तो किसी भी क्षेत्र में जो भी व्यक्ति करेगा वो फेलियर होगा। जो टॉक शो में नहीं भी जाता और अपने काम में आता है, यहाँ बहुत से लोग कर्मचारी भी होंगे, प्रोफेसर भी होंगे। लोगों का दिल जीतना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आपसे किसी से मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद को मनभेद में नहीं बदलना है। यदि आपके पास तार्किक शक्ति है तो आप उसको कन्विंस करिए। लोग मेरे पास आते हैं कभी कभी, कहते हैं आप फलाने अधिकारी को फ़ोन कर दीजिए, थोड़ा डांट के बोलिए। तो मैंने कहा डांटने से काम नहीं होगा, कन्विंस करने से काम होगा। तो तुम हमें ये मत बताओ कि हमें कैसे काम तुम्हारा कराना है, अपना काम बताइए, हम अपने शैली से उस काम को कराएंगे। तो उसमें या तो वो सामने वाला कन्विंस हो जाता है, और या ऐसे कारण सामने आते हैं जिससे कि फिर हमें सामने वाले को कन्विंस करना पड़ता है कि भाई इसमें ये परेशानी है और थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो वो खुशी खुशी चला जाता है और आपकी इमेज ख़राब नहीं होती। क्योंकि जब आप किसी से दुर्व्यवहार करते हो तो आपको अंदाज़ नहीं है कि वो जिससे आपने दुर्व्यवहार किया वो कितने लोगों से जाके बताता है आपके बारे में, और आपकी छवि पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। तो इसलिए टॉक शो में तो मतलब वो तो बहुत ही ब्लंडर है कि टीवी में जहाँ सारे लोग आपको देख रहे हैं और वहाँ पर आप धर्म को लोगों ने वास्तव में जो धर्म है उसके बिना कभी भी आप सही दिशा में नहीं चल सकते। वो धर्म का मतलब क्या है? जैसे अभी मैं पिछले दिनों परमानंद महाराज जी से मिला था, प्रेमानंद महाराज जी से, तो उन्होंने कहा कि धर्म के रास्ते पर चलना है, धर्म के रास्ते पर नहीं चलना है। और अधर्म क्या है? शराब पीना, मांस खाना, झूठ बोलना, दूसरी महिलाओं के प्रति गलत धारणा रखना, गलत नज़र रखना, ये अधर्म है। तो अधर्म यदि ये है तो इसका मतलब धर्म ही सही रास्ता है। तो धर्म के डिबेट में यदि कोई एब्यूजिव का उपयोग कर रहा है तो मतलब या तो वो धर्म के आधार पर धर्म की सही व्याख्या नहीं कर रहा है और वो अधर्म का काम कर रहा है। दूसरा जो आपने कहा कि स्लम्स का, तो वास्तव में काफ़ी दिनों बाद हमारे देश में ऐसी सरकार बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना बनी है। उस आवास योजना में एक तो होता है कि BLC योजना है, जिसमें कि आपकी ज़मीन में कच्चे मकान में आप रह रहे हैं तो आपको पैसा मिल जाएगा 2 लाख रुपए और आप उसको पक्का कर लीजिए। और दूसरा, यदि आप लैंडलेस हैं तो मल्टी स्टोरीड फ्लैट बना रहे हैं। रीवा में आपको आश्चर्य होगा, अकेले 2500 फ्लैट यहाँ पर गरीबों को मिले हैं सरकारी ज़मीन में। उसकी कीमत एक फ्लैट की 10 लाख आती है, लेकिन 2 लाख रुपए में दे रहे हैं। और सिर्फ 2 लाख में एक बार उस गरीब से 2 लाख तो दे नहीं सकता, उसके लिए तो 2 लाख भी बहुत ज़्यादा है, तो उससे 20,000 ही जमा कराते हैं और उसको फ्लैट की चाबी मिल जाती है। और फिर हर महीने वो 2-2 हज़ार 1,500 रुपये जमा करता है और धीरे धीरे वो उसका मालिक हो जाता है और स्लम्स पूरा समाप्त हो जाता है। अभी आपके माखनलाल के सामने स्लम था क्या कि नहीं था? आप तो दिल्ली पहुंच गई। वो कहाँ है स्लम? वो स्लम कहाँ गया? वो सारे स्लम के लोग, रहतरा में जो प्रधानमंत्री आवास बना था उसमें करीब 100 फ्लैट खाली थे। इन लोगों को 3-4 बार ले जाके दिखाया, फिर 4-5 गाड़ी खड़ी कर दी कि आप लोग को अपना ये सामान लेके और पक्के मकान में चले जाओ, ये नरक है, यहाँ पे रहने से क्या फ़ायदा है। तो वो भी खुश हो गए, स्लम भी खाली हो गया और वो लोग पक्के मकान में पहुँच गए। ऐसा पूरे देश में हो रहा है। ये वो काम हो रहा है जो वास्तव में आप चाहती हैं। दिल्ली में ज़रूर इस काम में देरी हुई है, क्योंकि आपको मालूम है कि 27 सालों से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो इसलिए काम तो राज्य सरकार करती है। डबल इंजन का नाम सुना है? डबल इंजन सरकार क्या होती है? केंद्र और राज्य में जब दोनों एक जैसी सरकार होती है तो केंद्र से पैसा आता है और राज्य सरकार उसको काम कराता है, और फिर ऊपर वाले डंडा भी करते हैं कि इतना पैसा दिया, अभी तक खर्च क्यों नहीं हुआ है। तो मुंबई और दिल्ली में आने वाले दिनों में मुझे और बड़े पद में पहुंचने की ज़रूरत नहीं है,
बिना हमारे पहुँचे ही वो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, आज का यह संवाद सत्र विचारों का एक सुंदर संगम रहा। हर वक्ता ने अपने अनुभव दृष्टिकोण से। अच्छा, आप पूछना चाह रहे जी? आप सभी सम्मानित अतिथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपर्णा जायसवाल, बीएमसी थर्ड ईयर की छात्रा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। मेरा आज का ये सवाल वार रिपोर्टर कृष्ण मोहन मिश्र सर से है कि क्या भारतीय रक्षा पत्रकारिता निष्पक्षता और राष्ट्रहित के बीच संतुलन साध पा रही है? यदि राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि है तो क्या पत्रकारिता को निष्पक्षता से समझौता कर लेना चाहिए? ये आखिरी सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसको दो हिस्सों में समझ सकते हैं। एक तो पहला कि क्या निष्पक्ष है या क्या भारत की रक्षा पत्रकारिता इस समय अपने अच्छे फॉर्म में है, तो अच्छे फॉर्म में तो नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन अब उसमें डेंट तो बहुत बड़ा आया है। भारत की खासतौर पर जो डिफेंस रिपोर्टिंग है उसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हुआ वो बहुत बुरा था, बहुत एक तकलीफ देह सच है, लेकिन वो है। इससे पहले भी पुलवामा में भी चीज़ें ख़राब हुई थी। क्राइसिस में पता नहीं क्यों हमारे यहाँ कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। उस बारे में अभी कलीपुरी का एक पॉडकास्ट है, आप देखिएगा, ANI की जो चीफ हैं स्मिता प्रकाश के साथ। तो उन्होंने ये दावा किया है कि उनके यहाँ गलत इसलिए चला क्योंकि कुछ एक ऑफिशियल यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो कि सरकार के हैं उसमें उनको ये सूचनाएं दी गई। तो ऐसा उनका कहना है, मुझे नहीं पता कि ये सच है नहीं कि सरकार की तरफ से। उनका ये कहना था कि सरकार की तरफ से इंटेंशनली अफवाहें फैलाई गई, पर कुल मिला के स्थितियाँ ख़राब हुई। अब दूसरा, आप ये कहना चाह रही हैं कि राष्ट्रहित और पत्रकारिता की निष्पक्षता, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है और इसमें जब आदमी फंसेगा तभी बता पाएगा कि क्या ये कर पाएंगे या नहीं। पता नहीं, जैसे मुझे एक वक्त ऐसा लगा था मुंबई अटैक के बाद, आपको याद होगा कि एक पाकिस्तानी जिंदा पकड़ा गया था जो मुंबई में हमला करने वाला है, आमिर अजमल कसाब, जिसको बाद में फांसी हुई। कसाब किस गांव का रहने वाला है? क्योंकि उससे पहले अगेन वही नैरेटिव चीन शुरू हो गया था कि ये कलावा बांधा हुआ है और ये हिंदू है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने, कुछ बड़े लोगों ने भी ये कहा कि ये तो RSS का काम है, इसने कलावा बांधे हुए, ये हिंदू था। पाकिस्तान में एक ख़ास टेलीविज़न चैनल ने उसके गांव जाकर उसके माँ बाप का इंटरव्यू किया, उसके पड़ोसियों का इंटरव्यू किया और उनके इंटरव्यू से ये चीज़ कंफर्म हुई कि कसाब न केवल हिंदू नहीं है बल्कि वो पाकिस्तानी है और वो आतंकवादी हमला करने के लिए ही आया है। और उस समय मेरे दिमाग में आया था कि अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं करता, कि अपने देश के एक ऑपरेशन के बारे में करता। तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे में फैसला कर पाना। बहुत मेरे ख्याल से जिसको भी ये फैसला करना होता होगा उसके लिए ये बड़ा एक धर्म संकट की स्थिति होती होगी। बहरहाल आदर्श स्थिति तो यही है कि पत्रकारिता निष्पक्ष रह के करनी होती है और चूंकि आप रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स कहलाते हैं तो आपको निष्पक्ष रहना होता है। लेकिन प्रैक्टिकल ज़िंदगी में ऐसा हो नहीं पाता, संभव नहीं होता है। आपके इंक्लिनेशन आपके देश के लिए कहीं ना कहीं आते हैं और उस समय आपको फैसला करना होता है। हर आदमी अपने हिसाब से फैसला लेगा। जब मैं कभी फंसूंगा तो मैं पता नहीं क्या फैसला लूँगा, ये उस वक्त पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज का यह संवाद सत्र विचारों का एक सुंदर संगम रहा। हर वक्ता के द्वारा अपने अनुभव और दृष्टिकोण से हमें समृद्ध किया गया। जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्यता के महाकाव्य का अधूरा पन्ना है आदमी, स्वयं लिखता है, स्वयं पढ़ता है, स्वयं गढ़ता है आदमी। अब मैं का अपना संतान के सुख से वंचित है। बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से
प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,